लो कि तुम एक इनविंसिबल एम्परर हो जो अपनी जनरेशन को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है बिना किसी खास अपॉर्चुनिटीज के, बल्कि तुमने अपनी जिंदगी में आने वाली सबसे कीमती अपॉर्चुनिटीज, एलिक्सर्स, टेक्निक्स, आर्टिफैक्ट्स सारे अपने 8 एम्प्रेसेस के अंदर डिवाइड किए ताकि वो सब तुम्हारे साथ कीप अप कर सके। पर बात यहीं से बिगड़ने लगती है क्योंकि उसकी इन एम्प्रेसेस को ऐसा लगने लगता है कि इनका टैलेंट अपने एमसी से भी ज्यादा है और बस अपने एमसी ने ही इनको होल्ड बैक कर रखा है और ऐसी कीमती अपॉर्चुनिटीज का लालच देके हम सबको अपने झांसे में फंसा के हमारी फ्रीडम को छीन लिया है। इसीलिए आज जब हमारा एमसी अपनी आखिरी ट्रिबुलेशन को पार कर सेजहुड को अचीव करने वाला था, तभी इन 8 ने कुछ ऐसा किया जिससे हमारा एमसी फेल हो जाता है। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती क्योंकि अपना एमसी और ये 8 की 8 एम्प्रेस आ चुके हैं अब अपने पास्ट के अंदर, जहाँ अब अपने एमसी ने कसम खाई है कि इस बार वो इन लोगों की कुछ मदद नहीं करने वाला और इनको पता चलेगा कि मेरे बिना इनकी औकात क्या है। वेल कहानी का सार तो मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ, तो चलो अब इस कहानी को डिटेल में शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमें 9 हेवंस के सबसे ऊपर पिनिकल का सीन दिखाया जाता है। चारों तरफ हरियाली और खूबसूरत सीनरी है। एक काफी लग्जूरियस सेक्ट के दरवाजे के पास एक बूढ़ा आदमी कहता है कि आज हमारे 9 लाइफ वेनरेबल अपने डाव को साबित कर असेंशन के थ्रू सेजहुड को अचीव करेंगे और 9 हेवंस के अंदर अपनी वेल डिजर्व पोजीशन को अचीव करेंगे। ये हमारे और हमारे लोगों के लिए सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आज तुम लोग इस मोन्यूमेंटल फीट को अचीव होता देखोगे, ये तुम्हारा सबसे बड़ा फॉर्चून होने वाला है। तो चलो अब हम रिस्पेक्टफुली अपने हेवनली वेनरेबल 9 लाइफ को वेलकम करते हैं और चलो ट्रिबुलेशन को शुरू किया जाए। इसके इतना कहते ही दरवाजा खुलता है और अपना एमसी अपनी रानियों के साथ बाहर आता है। वेल ऑनेस्टली बोलूं तो टेस्ट बुरा नहीं है। पीछे से कुछ डिसाइपल्स एमसी का ये टोरा देख के थोड़े से रूड कमेंट करने लगते हैं, तो उनके एल्डर्स इन सब का मुंह बंद कराते हुए बताते हैं कि अपना मुंह बंद करो और अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट किया करो, वरना अगर इस बंदे की सटकी तो इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि ये अकेले के दम पे तुम्हारी पूरी क्लैंस को खत्म कर सकता है। पिछले समय में इसने याओ क्लैंस के साथ अकेले बैटल करी और पूरी डीमन डोमेन्स को अकेले के दम पे इनाइलेट करके रख दिया। सामने की तरफ ट्रिबुलेशन शुरू हो चुकी है और हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस ट्रिबुलेशन को चैलेंज करते हुए सीधा इसके सेंटर की तरफ ही आगे बढ़ने लगता है। सभी लोग ये देख के हैरान थे और तभी हमें दिखाया जाता है कि ट्रिबुलेशन के अंदर से कोई एल्डर फिगर बाहर आने लगता है। ये देख के हमारा एमसी भी हैरान हो जाता है। एक लड़की बताती है कि ये तो हेवनली वेनरेबल गुजिंग है जो सदियों से आ रही टॉप रैंक ट्रिबुलेशन है। पर एक एल्डर अब भी मानते थे कि हमारे 9 लाइफ वेनरेबल इनविंसिबल हैं। सामने से हमारा एमसी इनवेनरेबल से कहता है क्या हम बैटल शुरू करें। सामने से गुजिंग भी एकदम स्ट्रेट फेस के साथ कहता है चलो शुरू करो। तो ऐसे ही हमारा एमसी और ये वेनरेबल आपस में फाइट करने लगते हैं। इनकी फाइट की वजह से स्पेस भी सेटर होने लगता है और चारों तरफ धमाके और लाइट की आवाजें गूंजने लगती हैं। पर सामने एमसी की एम्प्रेसेस के अंदर फिक्र का नामो निशान नहीं है, बल्कि वो तो ये कहती है कि हम इस समय का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सामने से वेनरेबल गुजिंग दाव ऑफ टाइम का इस्तेमाल करते हैं। एल्डर बताते हैं कि इस टाइम टेक्निक की वजह से वेनरेबल गुजिंग के क्लोन्स मल्टीपल टाइमलाइंस के अंदर ट्रेवल कर हमारे हेवनली वेनरेबल को हंट डाउन करेंगे और अगर एक भी टाइमलाइन के अंदर वो एमसी को हंट डाउन करने में सक्सेसफुल हो गए तो यहाँ एमसी की रियल बॉडी काफी ज्यादा घायल हो जाएगी। इस मूव को देख के एमसी की एक एम्प्रेस काफी ज्यादा एक इविल स्मेल लेती है, पर सामने से अपना एमसी कहता है ये मूव सच में काफी ज्यादा अच्छी है, पर मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि हर टाइमलाइन के अंदर मैं एक अनराइवल्ड एग्जिस्टेंस रहा हूँ। पर तभी हमें दिखाते हैं कि हेवनली वेनरेबल गुजिंग अपने एमसी के सारे टाइमलाइंस के अंदर उसे खत्म कर चुके थे और वो कहते हैं कि ये क्या तुम तो अपने ही मुंह से अपनी खाली तारीफें करते जा रहे हो। मैं तो ऑलरेडी हर एक एरा में तुम्हें खत्म कर चुका हूँ। मैंने हर टाइमलाइन से तुम्हें पूरी तरह से एनाइलेट कर दिया है। ये सुन के तो अपने एमसी को जोर का सदमा लगता है। वो काफी बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। गुजिंग बताते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, पर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे अंदर यिन यांग दाओ डिवॉल्विंग गू ऑलरेडी अपनी जड़ें जमा चुका है। इसी की वजह से मैंने तुम्हें आसानी से हर टाइम में मार दिया। क्या तुमने इसके बारे में सच में कभी नोटिस नहीं किया? ये सुन के अपना एमसी भी कहता है क्या यिन यांग दाओ डिवॉल्विंग गू ये किसने मेरे आगे चाल चली है। फिर एकदम से उसको रियलाइज होता है और वो अपनी एम्प्रेसेस की तरफ देखते हुए कहता है क्या मुझसे ये मत कहना। वो जब सामने देखता है तो सारी की सारी एम्प्रेसेस एमसी को देख के बहुत जोर से हंसती जा रही थी। हमें बताया जाता है कि ये स्पेसिफिक गू फॉर्मलेस और इंटेंजिबल होता है। इसे सिर्फ यिन यांग यूनियन के द्वारा ही इम्प्लांट किया जा सकता है। सामने वेनरेबल गुजिंग के पास टाइम की पावर है, इसलिए उन्हें एमसी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो कहते हैं कि इसका रिजल्ट तो साफ है। मैं जानता हूँ कि तुम गहरे सेंटिमेंट्स और लॉयल्टी वाले आदमी हो। बस ये शर्म की बात है कि जिन औरतों को तुमने अपनी पूरी जिंदगी प्यार किया उन्होंने ही अंत में तुम्हारे ही आगे चाल चली।
ये सुन के सामने से एक एम्प्रेस कहती है, क्या सेंटिमेंट, क्या लॉयल्टी, हम तो बस इसकी पावर की वजह से टेरराइज्ड होके रखे हैं। इसने हमें फोर्सफुली पोजेस किया और हमें सदियों से डोमिनेट किया है। दूसरी कहती है, सीनियर ब्रदर, क्या आपको फांग वुक्सी याद है? अगर यहाँ आप न होते तो मैं अभी उसके साथ अपनी अच्छी जिंदगी गुजार रही होती। फिर ये सब अब अपने ही हाथों से एमसी को मारने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगते हैं और सारे फैक्ट्स को उल्टा पुल्टा करते हुए खुद को राइचस और अपने एमसी को ही डेविल बुलाने लगते हैं। ये देख के अपने एमसी की सटक जाती है। वो पूरे गुस्से के अंदर इन लोगों की तरफ देखता है और कहता है, मुझे मारोगे? और वो भी बस तुम चूहे, मैंने तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट किया और मेरे बिना तुम में से कोई एक भी एम्प्रेस के टाइटल के आसपास भी नहीं पहुंच सकता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी इस अच्छाई का रिजल्ट ये धोखेबाजी होगी। वो इन एम्प्रेसेस पे हमला करना ही चाहता था, पर तभी पीछे से वेनरेबल गुजिंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए अटैक करने लगते हैं, क्योंकि वो उसकी ट्रिबुलेशन है, ऐसे ही वो उसके लिए रुक थोड़ी सकते हैं। ये देख के सभी लोगों को बहुत जोर का सदमा लग रहा था, पर इधर अपना एमसी कहता है, क्योंकि अब जबकि मेरी मौत पक्की है तो अब मैं तुम सबको अपने साथ लेके मरूंगा। ये देख के वो एम्प्रेसेस घबराने लग जाती हैं और चिल्लाती है कि वो अपने कल्टीवेशन बेस को ही डेटोनेट कर रहा है, ऐसे तो हम सबको ही ले मरेगा, भागो यहाँ से। पर सामने वाली एम्प्रेस चिल्लाती है, नहीं अब तो बहुत देर हो चुकी है। सामने से रूलर ऑफ टाइम वेनरेबल गुजिंग कहते हैं, ये रेचेड डिस्प्ले क्यों फेलो डाविस्ट, ये लड़ाई तो मुश्किल से सेटिस्फाइंग थी, तुम्हें हराना जब तुम पॉइजन हो रखे हो ये तो बिना ऑनर की जीत है, तो अब मुझे तुम्हें एक और मौका देना चाहिए। फिर हमें दिखाते हैं कि वेनरेबल गुजिंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और एमसी और उसकी 8 एम्प्रेसेस को अपने टाइम के वर्लपूल के अंदर खींच ले जाते हैं और वो एक मुस्कुराहट देते हुए कहते हैं, चलो अब अगले राउंड के लिए इन्हें भी तुम्हारे साथ ही आने दो, इस बार मुझे डिसअपॉइंट मत करना। फिर हमें बताया जाता है कि हेवनली वेनरेबल गुजिंग टाइम एंड स्पेस रिवर्सल टेक्निक को अनलीश करते हैं और हमारे एमसी लुई और उसकी 8 फीमेल एम्प्रेसेस की आत्माओं को 50 साल पास्ट में पहुंचा देते हैं। तो अब हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं, जहां अपना एमसी पहुंच के काफी ज्यादा हैरान था और उसी के सामने थी उसकी पहली एम्प्रेस चूलिंग, फ्यूचर की 9 हेवंस स्वॉर्ड मेडन, जो अभी के टाइम पे बस एक सर्वेंट है। वेल बुरी तो नहीं है, पास्ट में आने की वजह से चूलिंग का सर चकरा रहा है और वो जैसे ही सामने अपने एमसी को देखती है उसे एक जोर का सदमा लगता है और वो चिल्लाती है, डेड डेविल मास्टर। मनी मन चिल्लाती है, ये कैसे हो सकता है, क्या मैं पास्ट में आ गई, क्या वो सब कुछ सपना था? और सामने इसकी ऐसी भाषा सुन के अपना एमसी मुस्कुराता है और मनी मन सोचता है कि इसके इस रिएक्शन के हिसाब से जरूर ये भी पास्ट में आ गई है। परफेक्ट हेवनली वेनरेबल गुजिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक और मौका देने के लिए। फिर लुई अपने दोनों पैरों के मोजे उतारने लगता है। ये देख के स्वॉर्ड मेडन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। फिर लुई हंसते हुए अपने पैरों को आगे करते हुए कहता है कि चल अब मेरे पैर धो। ये सुन के स्वॉर्ड मेडन को एक झटका लगता है, पर वो रिफ्यूज नहीं करती और सीधा एमसी के पैर धोने लगती है। और अपना एमसी यहाँ सोच रहा था, मैं इसकी पिछली हरकत का बदला लेने के लिए अभी से मार सकता हूँ, पर कभी कभी डेथ सबसे क्रूअल पनिशमेंट नहीं होती। अभी के टाइम पे ये मेरे प्रति गुस्से और नफरत से भरी हुई है, अगर मैं अभी इसे मार दूं तो इसे असली दर्द की गहराई का अंदाजा भी नहीं होगा। मैं इसे जीने दूंगा, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ये सरवाइव करे, बस इसीलिए ताकि ये खुद पर्सनली एब्सोल्यूट मिस्ट्री ऑफ लाइफ को एक्सपीरियंस करे मेरे बिना। फिर वो एक इविल स्माइल देते हुए कहता है, इसमें से कुछ भी सपना नहीं था, हम सब वापस समय में आ चुके हैं। ये सुन के स्वॉर्डमैन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, एकदम शौक से चिल्लाते हैं, व्हाट, हम सब? अब मुझसे ये मत कहना कि एकदम सही। लुई इसकी बात को काटते हुए कहता है कि हेवनली वेनरेबल गुजिंग की स्पेस टाइम टेक्निक हमें वापस समय में ले आई है। उस दिन जो शब्द तूने मुझसे कहे थे वो सब मुझे एकदम क्रिस्टल क्लियर याद हैं। ये सुनने के बाद भी स्वॉर्डमैन का घमंड नहीं कम होता और वो कहती है, तो अब? फिर लुई एकदम इविल स्माइल देते हुए कहता है, इनफ, तुम्हें फ्रीडम चाहिए ना, तो आज से और अभी से तुम आजाद हो। चैप्टर नंबर 2। लुई खड़ा होता है और एक ड्रॉर के अंदर से एक टोकन को बाहर निकालता है और पूछता है कि इसे ध्यान से देखो, ये क्या है? तो स्वॉर्ड मेडन हिचकिचाते हुए बताती है कि ये मेरा लाइफ टैबलेट है। तभी लुई इसके लाइफ टैबलेट को वहीं के वहीं जला देता है और कहता है, ये लो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट टैबलेट को जला दिया है, अब से तुम आजाद हो, अब जब चाहो तब तुम अपने चूज स्वॉर्ड मेडन में वापस जा सकती हो। ये सुन के स्वॉर्ड मेडन हैरान तो थी, पर उसके बाद भी वो एकदम स्ट्रेट टोन में एमसी से कहती है, लुई, तुम्हारे पास 9 जिंदगियां थी, फिर भी तुमने अपनी पहली जिंदगी में खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का क्यों सोचा? पर लुई अब इससे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता था। वो गुस्से में इसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, अपने काम से काम रख और दफा हो जाए यहाँ से। ये सुन के स्वॉर्ड मेडन भी यहाँ से जाने लगती है और कहती है, ठीक है, क्योंकि हम सब अब रिबॉर्न हो चुके हैं तो मैं भी कसम खाती हूँ कि तुझे बहुत ही घिनौना अंत दूंगी। वो यहाँ से जाते हुए मनी मन सोच रही थी, लुई, मेरे पास इनेट स्वॉर्ड बॉडी है, अगर ये तेरी वजह से ना होता तो मेरी जिंदगी काफी ज्यादा ग्लोरियस होती। फिर वो यहाँ से बाहर निकलते हुए एकदम इमोशनल टोन में कहती है, फादर, मदर, ब्रदर, आपकी लिंगर अब वापस आ रही
रही है और पीछे से लुई इसको इतने इमोशनल तरीके से चूस और मैनर की तरफ जाते हुए देख के एकदम इविल स्मेल देता है और कहता है एक बास्टर्ड फादर, एक सेमलेस मदर, एक ट्रेस ब्रदर और ये बेचारी लड़की। एक बार जब तुम वापस जाओगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि असली शैतान की गुफा किसे कहते हैं। इस जिंदगी में मैं एब्सोल्युटली इन्हें कोई दया नहीं दिखाऊंगा। इस जिंदगी में ये 8 औरतों की जंजीरें मुझे नहीं रोक पाएंगी और मैं डेफिनेटली इससे हाई रिलम के अंदर असेंड जरूर करूंगा। एमसी ने भी दरवाजा लगाया था पर तभी एक लंबी टांग वन शॉट करते हुए दरवाजा तोड़ के लुई पे अटैक करने लगती है। इसे देख के लुई के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, फेरी रेड सिल्क। नहीं, इस जिंदगी में तो इसका नाम अभी सिर्फ यू होंगलिंग है। और हमें सामने दिखाते हैं दरवाजा तोड़ के वही लड़की लुई के पास आती है और गुस्से में उसका नाम चिल्लाती है। यू होंगलिंग तुरंत ही एमसी के ऊपर हमला कर देती है और चिल्लाती है कि आज मैं तुझे डेफिनेटली मार दूंगी। पर लुई भी इतना ताकतवर है जो बिना किसी टेक्निक का इस्तेमाल किए सीधा एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ता है और बीच हवा में उसकी टांग से उल्टा लटका लेता है। फिर एकदम से उसके करीब आते हुए एकदम डेडली टोन में कहता है कि तू अब भी मेरे ऊपर स्ट्राइक करने की हिम्मत करती है। और लुई ने इसे इस तरीके से लॉक कर रखा था जिससे ये लड़की बिल्कुल हाथ भी नहीं हिला पा रही थी और वो कहती है तू क्या कर रहा है। पर लुई इसके साथ ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि इसका भी भाग्य ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला है। और वो कहता है कि आज तो खुद अपने हाथों से पहले मेरा दरवाजा फिक्स करेगी और अगर तू ये नहीं कर पाई तो मैं सीधा तेरी गर्दन मरोड़ के तेरी जिंदगी बाहर निकाल दूंगा। पर भले यहाँ होंगलिंग लॉक हो रखी है उसके बावजूद अपनी कांपती आवाज में कहती है मैं रिफ्यूज करती हूँ। अगर ये तेरी वजह से न होता तो अभी के टाइम पे मैं फेंग वोक्सी के साथ होती। ये सुन के लुई हंसते हुए कहता है तो इस जिंदगी में भी अगर तुम उसे ढूंढने के लिए उम्मीद लगा के रखी हो तो तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा, है ना। ये सुन के इसकी टाइट फेस हो जाती है और वो एकदम कांपती आवाज में कहती है मैं फिक्स करती हूँ, मैं फिक्स करूंगी, प्लीज छोड़ो। फिर लुई तो इसकी गर्दन को और जोर से दबाता ही जा रहा था। वो मनी मन सोचती है डैम इट, इवन पास्ट लाइफ में आने के बावजूद मैं इसका कोई मैच नहीं हूँ। इसके हाँ करते ही लुई एकदम कीड़े मकोड़ों की तरह इसे पकड़ के सीधा नीचे फेंक देता है और कहता है तो काम पे लग जा और मेरे वापस आने तक अगर मुझे ये दरवाजा फिक्स नहीं मिला तो तू खत्म है। होंगलिंग जैसे तैसे करके खड़ी होती है और एमसी के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि लुई कम से कम हमारी पास्ट लाइफ में हम दोनों डाउ कंपेनियंस थे, तो मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो। ये सुन के लुई बिना किसी इमोशन के एकदम डेडली टोन में कहता है वो तो पास्ट में था ना कि अब। इस जिंदगी में हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुन के तो होंगलिंग को भी एक जोर का झटका लगता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें काफी ज्यादा सुंदर से गार्डन वाले एरिया को दिखाते हैं जहाँ लुई भी चलता हुआ आ गया है। यहाँ भी एक काफी ज्यादा खूबसूरत एंजेलिक ब्यूटी बाई क्विलांग गार्डन का ध्यान रख रही है। ये लुई को यहाँ सेंस कर लेती है और सामने जब लुई की तरफ देखती है तो वहीं लुई बाई क्विलांग को अपना मास्टर बुलाते हुए उन्हें ग्रीट करता है। पर लुई को देख के बाई क्विलांग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो एकदम से पूछती है कि तुम्हारे पास अब सिर्फ एक ही जिंदगी क्यों बची है। अपने मास्टर को सवालात करता देख के लुई हिचकिचाने लग जाता है और वो अपना सर खुजाते हुए कहता है आपके इस डिसाइपल के पास स्किल की थोड़ी कमी है। एक कल्टीवेशन सेशन के दौरान अपने ब्रेक थ्रू को फोर्स करने के लिए मैंने अपनी 9 जिंदगियों को एक ही के अंदर मिला दिया, इसीलिए अब मेरे पास सिर्फ एक ही लाइफ है। ये सुन के बाई क्विलांग एकदम गुस्से में इसकी तरफ देखते हुए कहती है कि मैंने केओस यिन की पावर को सप्रेस करने का एक तरीका ढूंढ लिया है, तो हमारी पास्ट लाइफ में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन्हें एक सपना समझकर भूल जाओ। हम एब्सोल्युटली ऐसी चीजों को दोबारा नहीं होने दे सकते। अगर ऐसे घटिया और ट्रेटरस थॉट्स तुम्हारे दिमाग में दोबारा आए तो मैं इस सेक्ट से तुम्हारा नामो निशान मिटाने के लिए एक पल को भी नहीं हिचकिचाऊंगी। तो लुई भी एकदम स्ट्रेट लुक के साथ कहता है कि ये डिसाइपल आपके सपनों को अपने दिल में कार्व करके रखेगा। और वो मनी मन हंसते हुए सोच रहा था क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने कोई तरीका ढूंढ लिया है। अगर मैंने खुद उस केओस यिन पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर ना किया होता तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक टियान एम्प्रेस के तौर पे असेंड भी कर सकती थी। ओह, तो ये बाई क्विलांग भी एमसी की एक एम्प्रेस है जो पास्ट में यहाँ एमसी की मास्टर है। फिर अपना सीन चेंज होता है। एमसी एक पहाड़ी पे आगे बैठता है और कहता है नहीं, मेरा कल्टीवेशन बेस भी वापस से पीछे आके क्यूआई कंडेंसेशन रिलम के 5th स्टेज पे आ चुका है। लगता है कि मुझे दोबारा से सब कुछ ग्राइंड करना पड़ेगा। पुराने दोस्त, क्या तुम अब भी मेरे साथ हो। तभी एमसी के सामने एक सिस्टम की नोटिफिकेशन खुल जाती है जहाँ पर 3 ऑप्शन आ जाते हैं, कल्टीवेशन, रिडक्शन, इनलाइटमेंट। फिर एक रोबोटिक आवाज आती है, मैं यही हूँ होस्ट, आपको क्या चाहिए। ये आवाज सुन के एमसी रिलैक्स फील करता है और कहता है थैंक गुडनेस, तुम भी मेरे साथ ही चिपक के आ गए। पर वेट, क्या अब तुम्हें चलने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए। तो एक और डिंग करके आवाज आती है कि अब मैं खुद हेवनली डाउ बन चुका हूँ तो मुझे एनर्जी की क्या ही जरूरत। जो सुन के लुई कहता है हाँ बात तो सही है, पर हेवनली डाउ के तौर पे तुम कुछ ज्यादा ही रूथलेस नहीं हो। पूरे सदियों की सबसे खतरनाक टॉप टियर ट्रिबुलेशन को मेरे सर पे ही गिराना जरूरी था क्या। तो सामने से आवाज आती है बिल्कुल जरूरी था, आफ्टर ऑल तुम मेरे होस्ट हो तो मुझे तो तुम्हारे लिए अल्टीमेट चैलेंज तैयार करना जरूरी था। ये सुन के एमसी का सारा मुंह उतर जाता है और कहता है
थैंक्स अ लॉट। चलो अब अपना कल्टीवेशन शुरू करते हैं। तो सिस्टम भी एमसी को इग्नोर करते हुए कहता है यू आर वेलकम। 9 लाइफ अनडाइंग हेवनली स्क्रिप्चर की कल्टीवेशन शुरू की जा रही है। फिर अपना सीन चेंज होता है और अब हमें स्वॉर्ड मिरर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। हमें चू स्वॉर्ड मिरर के बाहर का सीन दिखाते हैं। यहाँ स्वॉर्ड मिरर थकी हारी काफी सारी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते काफी ज्यादा सुंदर तरीके से ऊपर चढ़ाई है। हफ्ते हफ्ते ऊपर चढ़ के कहती है फादर मदर मैं वापस आ गई। वो अपने घर के दरवाजे पे आके काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। पर इस मिनर का गार्ड जब इस लड़की को देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मनी मन सोचता है क्या ये सच में एल्डेस्ट मिस है, ये वापस से यहाँ क्यों आ गई है। वो तुरंत इसको यही रोकता है और कहता है ये भिखारी कहाँ से रेंगता हुआ ऊपर आ गया है। इस चू स्वॉर्ड मिरर में तेरे जैसे कचरे के लिए कोई जगह नहीं है, दफा हो जाए यहाँ से। इस गार्ड के रिएक्शन को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस लड़की को बचाने के लिए यहाँ से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। पर ये रिएक्शन देख के स्वॉर्ड मिरर काफी ज्यादा कंफ्यूज जाती है और वो कहती है कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं इस घर की एल्डेस्ट मिस हूँ, मेरा नाम चूलिंग है। पर वो गार्ड जब देखता है कि हाथ से रोकने पर नहीं रुक रही है तो तुरंत ही अपनी तलवार निकाल लेता है और चिल्लाता है बेशरम ये जंगली चूहा कहाँ से आया, इसकी हिम्मत कैसे हुई जो ये एल्डेस्ट मिस का भेष बना के आया है। इसी पल दफा हो जाए यहाँ से वरना मेरी ब्लेड को दया न दिखाने के लिए ब्लेम मत करना। ये सुन के स्वॉर्ड मैन तुरंत ही आगे बढ़ के इसकी तलवार ही पकड़ लेती है और एकदम इमोशनल टोन में कहती है चूसी जरा मुझे ध्यान से देखो, मेरा चेहरा देखो, मैं चूलिंग हूँ। जब मैं छोटी थी तब तो तुम मुझे अपनी गोद में बिठा के भी खिलाते थे, तुमने मुझे कितनी बार कैंडीज भी दिलाई थी याद है। ये सुन के वो गार्ड एकदम से इसका हाथ झटकारता है और चिल्लाता है तेरे अंदर तो चू फैमिली की कोई ब्लड लाइन भी नहीं है, तू वापस क्यों आई है। और वो मनी मन घबराते हुए सोच रहा था क्या इसका दिमाग घास चढ़ने गया है। फाइनली जैसे तैसे करके ये लड़की इस डेविल के डेन से एस्केप कर पाई थी, फिर भी यहाँ वापस आके क्या खुद को खुद की कब्र में फेंकने आई है। सामने से वो स्वॉर्ड मिरर अब भी जोर जोर से चिल्लाती जा रही थी भले ही मैं यहाँ चू फैमिली की कोई बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ, पर फादर और मदर ने मुझे खुद की फ्लैश एंड ब्लड की तरह ट्रीट किया है, नहीं उससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से। तो पीछे वाला एक गार्ड समझ जाता है और वो चिल्लाता है ये तो सच में एल्डेस्ट में से चूलिंग वापस आ गई है। सामने वाला गार्ड सोचता है खत्म हो गया, अब ये सब कुछ खत्म हो गया। गार्ड के एक बार चिल्लाते ही इस चू स्वॉर्ड मिरर के लॉर्ड जो इस स्वॉर्ड मिरर के फादर भी हैं, वो अपनी बेटी की झूठी फिक्र दिखाते हुए आ जाता है। पीछे से उसकी वाइफ भी आ रही थी। इनके यहाँ आते ही वो लड़की तो तुरंत फादर के गले लग जाती है और चिल्लाती है फादर लिंगर अब वापस आ गई है। अपने फादर को गले लगाते ही वो तुरंत रोने लग जाती है। उसकी मदर भी झूठी फिक्र जताते हुए इसके आंसू पहुँचती है। वो ये पूछते हैं कि तू इतने समय से थी कहाँ। तो ये बताती है कि मुझे ग्रेट डाउस सेक्ट ने हॉस्टेल बना लिया था, उन लोगों ने मुझे आपसे कांटेक्ट भी नहीं करने दिया, पर मैं चुपके से वहाँ से भाग गई। अब मैं वादा करती हूँ मैं फादर और मदर को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। तभी पीछे से एक बंदा आता है जो स्वॉर्ड मेडन को देख के वहीं पर ही लड़खड़ाने लगता है। उसका गार्ड उसे संभालता है पर वो बंदा तो वहीं पे ही रोने लग जाता है और मनी मन सोचता है थैंक गुडनेस मेरी एस्केप गोट वापस आ गई, अब मैं डेफिनेटली बच जाऊंगा। और हमें पता चलता है ये है चू सेफाई चूलिंग की एल्डर ब्रदर स्वॉर्ड मेडन का बड़ा भाई। ठीक है, चैप्टर नंबर 2। हमारा सीन चेंज होके लुयू की तरफ आता है। वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपनी कल्टीवेशन कर रहा था और बताया जाता है दी फर्स्ट हेवन जहाँ ग्रेट डाउ सेक्ट लोकेटेड है, ये सबसे कमजोर दुनिया है जिसके अंदर वर्ल्ड की कल्टीवेशन रिलम्स प्रीनेटल पोस्टनेटल ची गैदरिंग ओरिजिन कोर सेटरिंग इन्फेंट वाइड रिफाइनिंग डाउ इंट्रीगेशन के अंदर डिवाइडेड है। अपनी पिछली जिंदगी के एक्सपीरियंस के साथ लुयू ने पूरे 15 दिनों तक कल्टीवेशन की जिसमें वो क्यूआई रिफाइनिंग के 5th स्टेज से 9th लेयर तक पहुंच गया। इसके बाद उसने तुरंत ही अपनी ओरिजिन कोर को बनाना शुरू कर दिया, पर अचानक से उसको कुछ तो अजीब सा अनकंफर्टेबल फीलिंग आने लगती है और एकदम से वो खून की उल्टी कर देता है और उससे खांसी होने लग जाती है। क्या क्या चल रहा है, मेरी बॉडी की सिर्फ आधी क्यूआई एनर्जी ही कोर फॉर्मेशन में मदद कर रही है, बाकी आधी तो एकदम पत्थर की तरह सख्त हो गई है। काफी ज्यादा छानबीन करने के बाद सिस्टम उसे बताता है कि डिटेक्ट किया गया है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर सेलेस्टियल रेजिडिटी पॉइजन है। ये सुन के लुई कहता है क्या सेलेस्टियल रेजिडिटी पॉइजन। उसकी हालत अब भी बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी, वो बार बार खांसता ही जा रहा था। उसके बावजूद तो कहता है ये जरूर दोबारा उन घटिया औरतों का ही काम होगा, बस यिन यांग डाउ डिवावरिंग गू से ही उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिली तो उन्होंने ये इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे ये पॉइजन भी ऐड कर दिया। इन्होंने सच में ये सुनिश्चित किया है कि 9 जिंदगियां होने के बावजूद मैं दोबारा अपनी जिंदगी में पीक पर कभी ना पहुंच पाऊं। हाँ, पर उन्हें अब भी नहीं पता कि मेरे हाथों में अब भी एक हुक्म का इक्का है। वो अपना हाथ घुमाता है जिससे उसके सामने काफी बड़ी सिस्टम की स्क्रीन खुल जाती है जिसके अंदर कुछ तो अजीब सा लिखा हुआ था और वो कहता है सिस्टम क्या यहाँ इस पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने का कोई मेथड है। तो उसका सिस्टम बिल्कुल शांत आवाज में बताता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें बस ब्रेक थ्रू करके ओरिजिन कोर रिलम पे पहुंचना है और अपनी ट्रू ची का स्ट्रक्चर बदल के ट्रू एसेंस में कन्वर्ट करना है, इससे नेचुरली रेजिडिटी पॉइजन डिसॉल्व हो जाएगा। ये सुन के लुयू कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है क्या ओरिजिन कोर पे ब्रेक थ्रू करना होगा, पर अभी के तौर पे तो मैं अपनी बॉडी की सिर्फ आधी क्यूआई एनर्जी ही मोबिलाइज कर सकता हूँ। आधी एनर्जी सॉलिड हो जाने की वजह से ये तो इम्पॉसिबल है कि मैं ओरिजिन कोर रिलम पे ब्रेक थ्रू कर पाऊँ। फिर उससे कुछ याद आता है जिससे उसका चेहरा खिल उठता है और वो हंसते हुए कहता है वेट, मुझे अब याद आया, मैंने अपनी पिछली जिंदगी में एक बार परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल बनाई थी, उसे कंज्यूम करने से मैं फोर्सफुली ओरिजिन कोर रिलम पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। हालांकि अभी के टाइम पे तो मैं वो पिल नहीं बना सकता क्योंकि परफेक्ट
रिटर्न टू ओरिजिन पिल इनक्रेडिबली रेयर होती है। हाँ, पर मेरी पिछली जिंदगी में यहीं पर ग्रेट डाउ सेक्ट में ही मैंने एक परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल यूए होंगलिंग को गिफ्ट की थी। फिर एकदम से वो गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ता है और एकदम डेडली टोन में कहता है, पर इस जिंदगी में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तभी सामने से किसी चीज को इस तरफ आता देख के यूए हैरान हो जाता है। वो जब उसकी तरफ देखता है तो हमें सामने दिखाया जाता है कि एक जायंट और लग्जूरियस दरवाजे के ऊपर एक पंजा से नीचे उतरता है और हमें पता चलता है कि एक क्रेन है। ये जोर से एक अनाउंसमेंट करता है, ये सुनो, ग्रेट डाउ सेक्ट की 92 जनरेशन डिसाइपल बाई क्वी लांग यूए होंगलिंग की अप्रेंटिस वो क्यूआई गैदरिंग की परफेक्शन स्टेज पर पहुंच चुकी है। सिर्फ 1 महीना और 17 दिन के अंदर उसने ग्रेट डाउ सेक्ट के क्यूआई गैदरिंग रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इनाम के तौर पर उसे सुप्रीम ग्रेड रिटर्न टू ओरिजिन पिल्स की एक बोतल दी जाती है, 3 ट्रेजर आर्टिफैक्ट दिए जाते हैं, उसे ट्रू डिसाइपल की पोजीशन पर प्रमोट किया जाता है और 2 डिवाइन एबिलिटीज को सिलेक्ट करने का मौका दिया जाता है। ये सुन के लुई भी सोचने लगता है और कहता है, जैसा कि मैंने एक फ्यूचर एम्प्रेस से एक्सपेक्ट किया था, उसकी कल्टीवेशन स्पीड सच में टेरिफाइंग है। इवन मेरे सिस्टम की असिस्टेंस के साथ भी मैं उससे बस 2 दिन आगे हूँ। फिर एकदम से अपनी चोटी से छलांग लगा देता है और नीचे कूदते हुए कहता है, ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस माउंटेन से नीचे उतरते हैं। तो सिस्टम उससे पूछता है, होस्ट आखिर तुम अब कहाँ जाने का सोच रहे हो? तो लुई नीचे उतरते हुए बताता है, एक वॉइड रिफाइनिंग एक्सपर्ट की कब्र के अंदर उस रिटर्न टू ओरिजिन पिल को दोबारा हासिल करने जो राइटफुली मेरी ही है। फिर हमारा सीन चेंज होता है। ग्रेट डाउ सेक्ट से 500 किलोमीटर दूर एक जंगल के बीच स्थापित एक एंशिएंट टूम के अंदर। यहीं पर चलते चलते यूए होंगलिंग भी अंदर आ चुकी है और वो मनी मन सोचती है, मेरी पिछली जिंदगी के मेमोरीज के हिसाब से यहाँ के लोग इस जगह को 1 महीने के बाद डिस्कवर करने वाले हैं। फिर होंगलिंग एकदम कॉन्फिडेंस में चलते हुए एक गुफा के अंदर घुसती है, वहाँ का दरवाजा खोलती है, एक गली से अंदर आगे बढ़ने लगती है और मनी मन सोच रही थी, इस जगह के सबसे ज्यादा कीमती ट्रेजर्स यहाँ छुपे हैं। इनके अंदर है 9 लाइव्स अनडाइंग हेवनली स्क्रिप्चर का एक फ्रेगमेंट और एक परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल। फिर तुरंत आगे बढ़ते उन ट्रेजर्स के करीब आती है और सबसे पहले एमसी की 9 लाइफ हेवनली स्क्रिप्चर को उठाते हुए बड़ी खुशी से कहती है, सीनियर ब्रदर इस बार मैं आपसे एक कदम आगे हूँ। पर जब वो स्क्रिप्चर को खोल के देखती है तो उसकी आंखें फटे की फटी रह जाती है। वो एकदम से काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर लियू के हैंड राइटिंग में बड़े ही प्यार से लिखा है, डिच यू आर टू लेट। और वहाँ तो बड़े प्यार से आराम आराम से उसके लिए बहुत ही सुनहरी ड्राइंग्स भी की गई थी। ये देख के होंगलिंग काफी आवाज में कहती है, ये और एकदम से उस किताब को नीचे पटकते हुए चिल्लाते हैं, लुयू यू सन ऑफ अ पिच। पर जैसे वो किताब को नीचे फेंकती है वैसे ही काफी सारी येलो कलर की गोल्डन लेजर लाइट्स एक्टिवेट हो जाती है और उसे चारों तरफ से घेरने लगती है। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो एकदम से ऊपर देखते हुए चिल्लाती है, लुयू मुझे जाने दे यहाँ से। वो ऐसे ही फालतू चिल्लाती रहती है पर उसकी सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं था। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं। हमें दिखाया जाता है यू होंगलिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में अब एमसी के घर की तरफ आ रही है। एकदम से अंदर आते हुए लात मार के दरवाजा खोलती है और चिल्लाती है, यूए अपना पिछवाड़ा लेके यहाँ से बाहर निकल। और जैसा कि हम देख ही सकते हैं उसकी बॉडी पे काफी ज्यादा घाव इंजरीज हो रखी हैं, पर ये देखने से उतनी भी ज्यादा सीरियस तो नहीं लग रही है। इसी की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में इधर घुसाई है सीधा। और वैसे इस सीरीज में ज्यादातर लोगों के नाम मुझे सेम टू सेम ही नजर आ रहे हैं, तो मैं नाम थोड़ा बदलने का सोच रहा हूँ। इसका नाम है यू होंगलिंग, तो हम इसको गुस्सेल औरत बुलाएंगे। ये काफी ज्यादा परफेक्ट नाम है इसके लिए। ये गुस्सेल औरत सीधा एमसी का दरवाजा तोड़ती है, अंदर घुसने की कोशिश करती है और एमसी के ऊपर ही चिल्ला रही थी। पर तभी एक एनर्जी पाम अटैक आता है जो सीधा इसके पेट में लगता है और इसकी जोर से चीख निकलती है और ये दूर जाके खिसकती हुई यहाँ से जाती है और सीधा एमसी के घर के आंगन में ही जाके गिरती है। वो अपने दांत पीसते हुए आ ऊ करके चिल्ला रही थी, तभी सामने से एक आवाज आती है, क्या तेरी माँ ने कभी ये सिखाया नहीं कि किसी एक घर में एंटर करने से पहले दरवाजा खटखटाया जाता है? ये सुनने के बाद होंगलिंग काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और वो मनी मन सोचती है, लुई तू अब कुछ ज्यादा ही आगे जा रहा है, यहाँ तेरे सामने झुकने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। पर ये सब सिर्फ वो मनी मन कर सकती है क्योंकि रियलिटी में तो वो सिर्फ गुस्से के मारे अपने बाल ही चबा सकती है। पर यहाँ बात यह है कि इसे लुयू की जरूरत है, इसीलिए वो बड़े प्यार से खड़ी होती है और दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर प्लीज दरवाजा खोल सकते हो क्या आप? तो अंदर से आवाज आती है, दफा हो जाए यहाँ से। ये सुन के गुस्सेल औरत को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फटाफट से बहुत जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हुए चिल्लाने लगती है, क्या तुमने उस टॉम के अंदर से परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल ली है? पर तभी कई सारे एनर्जी अटैक्स आते हैं जो सीधे दरवाजा खुल के इसी को ही हिट होते हैं। डायरेक्ट हिट की वजह से ये दूर उड़ती जाती है, पर एकदम से अपने बैलेंस संभालते हुए मनी मन सोचती है, अंदर ही रख, गुस्सा मत हो, बिल्कुल नहीं। फिर एकदम से अपने दांत पीसते हुए कहती है, मैं तुमसे दोबारा पूछ रही हूँ, क्या तुमने उस टूम के अंदर से परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल ली? तो एमसी की शांत आवाज आती है, नहीं दफा हो जाए यहाँ से। ये सुन के इस गुस्सेल औरत को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स बनाते हुए सीधा लुई
लुई के ऊपर अटैक करने के लिए टूट पड़ती है और चिल्लाती है तेरे अंदर उसे लेने की हिम्मत है पर उसे लेना एडमिट करने की नहीं। लुई अब मैं तो उससे मौत तक लड़ूंगी। पर तभी उसके सामने एमसी की मास्टर आ जाती है और वो अपना ऑरा रिलीज करती है, होंगलिंग को वहीं पर ही रोक देती है और कहती है होंगलिंग शांत हो जाओ। ये सुन के होंगलिंग का सारा गुस्सा चला जाता है और वो कहती है मास्टर। फिर एकदम से घुटनों पे जाती है और एकदम बच्चों की तरह होते चिल्लाने लग जाती है मास्टर उसने मुझे मारा। वो सिसकियां भरते हुए अपने मास्टर को और भी ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताती है। तो यहाँ पर इसकी मास्टर एमसी की तरफ मुड़ती है और कहती है लुयू तुमने अपनी ही जूनियर सिस्टर पे हाथ क्यों उठाया? वैसे मैंने पिछले एपिसोड में तुम लोगों से कहा था कि एमसी की है मास्टर शायद उसकी पिछली जिंदगी में वाइफ रही होगी, पर शायद ऐसा नहीं है क्योंकि ना तो हमें अब तक कुछ बताया गया है इस बारे में और ना ही इसका रिएक्शन देख के ऐसा लग रहा है। उसकी मास्टर होने की वजह से शायद उसे इतना पता है कि एमसी के पास 9 जिंदगियां थी, अब उसके पास एक ही बची है, तो शायद वो अपनी 8 जिंदगियां बिता के काफी गुस्से के साथ यहाँ पास्ट में आ गया है। और बाकी स्टोरी हमें बाद में तो पता चली जाएगी, अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं। इधर जब इसकी मास्टर लुई से ये सवाल पूछती है तो लुई अपनी आंखें खोलते हुए गुस्से में कहता है वो बिना दरवाजा खटखटाए अंदर घुसी चली आ रही थी, इसके अंदर कोई मैनर्स है ही नहीं। तो उसकी मास्टर बड़ी आराम से होंगलिंग की तरफ जाती है और उसे उठाते हुए कहती है पर फिर भी आफ्टर ऑल ये तुम्हारी जूनियर सिस्टर है। चलो भूल जाओ। वैसे होंगलिंग तुम यहाँ लुई से क्या कराने के लिए आई थी? तो ये गुस्सैल औरत सीधा एमसी की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहती है कि उसने एक परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल ले ली है, इसके पास तो इसका कोई यूज भी नहीं है, इसीलिए मैं उसके साथ इसके बारे में कुछ ट्रेड करना चाहती थी। इसकी बात सुनने के बाद लुई की मास्टर उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है लुई तुम्हारा एप्टीट्यूड एक्सेप्शनल है, तुम्हें तो एब्सोल्युटली परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल की कोई जरूरत नहीं है, क्यों ना तुम ये अपनी जूनियर सिस्टर को ही दे दो। अगर तुम्हें यहाँ किसी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हें वो प्रोवाइड कर सकती हूँ। पर इतनी आराम से एमसी को समझाने के बावजूद लुई अब भी बिल्कुल एटीट्यूड में बैठा हुआ था और इससे कहता है माफ करना पर मुझे भी इस परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल की जरूरत है। ये सुनकर होंगलिंग एमसी की तरफ उंगली करते हुए चिल्लाती क्या बकवास कर रहे हो लुई, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि बिना तुम्हारी इस परफेक्ट पिल के मैं अपनी ओरिजिन कोर को कंडेंस नहीं कर सकती? इतनी चिल्ला चोट की वजह से अब लुई का भी कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है और वो नीचे उतरता है और अपने हाथ में वही रिटर्न टू ओरिजिन पिल को निकालता है और एक गहरी सांस छोड़ता है। ये देख के उसकी मास्टर खुश हो जाती है और कहती है देयर वी गो, दैट्स अ गुड बॉय। वो भी एमसी की तारीफ कर ही रही थी तभी एमसी एकदम से मुस्कुराता है और ही करते हुए एकदम से वो पिल सीधा अपने मुंह में डाल लेता है और अपनी मास्टर के सामने से चबाते हुए निकल जाता है। ये देख के उसकी मास्टर भी हैरान हो जाती है और कहती है लुई तुम। उसकी मास्टर इससे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी, पर ये देख के अब वो गुस्सैल औरत और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तुरंत ही पीछे मुड़ जाती है और चिल्लाती जाती है लुई तू बस देख मैं कैसे अपनी स्कैर्ड कोड को कंडेंस करूंगी और तुझसे अपनी इस बेइज्जती का बदला लूंगी। और अब ये दुश्मनी देख के उसकी मास्टर और भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और वो गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर अब भी गुस्सा भरा हुआ है, पर क्या इतना एक्सट्रीम जाना जरूरी था? और यही उसके खूबसूरत मास्टर का डिसअपॉइंटेड चेहरे के साथ अपना सीन चेंज होता है और हमें चूज स्वॉर्ड मैनर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर स्वॉर्ड मैडन को कोई चम्मच से खाना खिला रही थी और एकदम मीठी आवाज में कहती है लिंगर तुम्हारी मदर ने ये एमरल्ड राइस कोंगी खुद अपने हाथों से स्टीम की है, बस तुम्हारे लिए जरा स्वाद लेके देखो क्या ये अच्छे बने। ये खाने के बाद स्वॉर्ड मैडन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो काफी ज्यादा भावुक होते हुए अपनी मदर से कहती है थैंक यू मदर, तुम्ही मुझे इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे से ट्रीट करती हो, मैं इस जिंदगी में आपकी और फादर की साइड से कभी जुदा नहीं होना चाहती। ये सुनकर उसकी मदर नौटंकी करते हुए कहती है क्या सच में? क्या तुम्हारे खुद के बर्थ पेरेंट्स से भी ज्यादा अच्छे से? ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि वो तो मुझे जन्म देने के बाद ही गायब हो गए थे, ऐसा पॉसिबल भी कैसे है कि वो मेरे प्रति तुम्हारे और फादर के ट्रीटमेंट के साथ कंपेयर किए जा सके? ये सुनकर उसकी मदर हंसते हुए पीछे मुड़ जाती है और कहती है ठीक है तो चलो इतना काफी है, अब जल्दी करो और थोड़ा आराम कर लो। ये सुनकर स्वॉर्ड मैडन भी पीछे से बस हम कर लेती है और इधर ये औरत मनी मन हंस रही थी, बहुत ही ज्यादा सनकियों की तरह हंसती जा रही थी। हम बच गए, हम फाइनली बच गए, हमारी पूरी फैमिली अब सेफ है। और पीछे स्वॉर्ड मैडन को बहुत जोर से नींद आने लग जाती है और वो एकदम हिचकिचाते हुए कहती है मदर मुझे अचानक से इतना ज्यादा नींद क्यों आ रही है? तो उसकी मदर मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ती है और कहती है कि अगर तुम्हें नींद आ रही है तो बस थोड़ा सो लो। पीछे स्वॉर्ड मैडन को इतनी जोर से नींद आने लग जाती है कि वो तुरंत ही बेड पे गिर जाती है और अपना सर पकड़ते हुए मनी मन सोचती है कितना अजीब है, मुझे अचानक से इतनी जोर से नींद क्यों आने लगी और मुझे ये इतनी अनकंफर्टेबल फीलिंग क्यों आ रही है? फिर एकदम से वो सीधी लेट जाती है और अपना ऑर्डर रिलीज करते हुए मनी मन कमांड देती है सर्कुलेट ग्रेट स्लॉटरड स्वॉर्ड स्क्रिप्चर। बताओ मेरे शरीर के साथ क्या गड़बड़ है? जो रिजल्ट उसे देखने को मिलता है उससे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो एकदम शौक के साथ मनी मन सोचती है क्या मुझे जहर दे दिया गया है? मैं ऐसे कैसे पॉइजन हो सकती हूँ? क्या ये हो सकता है कि वो एमरल्ड राइस कोंगी? इतना सोचते ही वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए अपना पेट पकड़ लेती है और मनी मन सोचती है इम्पॉसिबल, मदर ने तो वो पोरेज अपने ही हाथों से बनाई थी, वो मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएंगी? तभी उसका दरवाजा खटखटाया जाता है और सामने से आवाज आती है लिंगर क्या तुम अभी तक सो गई हो? ये सुन के लिंगर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, वो कंफ्यूज होने लगती है। तो बिना सोचे समझे वो सीधा अपने पलंग पे लेट जाती है और अपने चादर से खुद को कवर करने लगती है और आंखें बंद करके एकदम ऐसा नाटक करने लगती है जैसे कि वो सो गई हो। और अचानक से उसके रूम का दरवाजा खुलता है, उसकी मदर कुछ 3
इन लोगों के साथ अंदर आती है और एक क्रीपी डरावनी आवाज में कहती है, लो कम हो गया, पॉइजन ने भी अपना इफेक्ट करना शुरू कर दिया है, अब हम भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है पीछे से उन तीनों लोगों में से एक बंदा तो उसका खुद का बेटा है, जो मुस्कुराते हुए अपनी मदर से कहता है, मदर जितना लोग कहते हैं आप सच में उतनी ही इम्प्रेसिव हो। दी ओल्डर दी जिंजर दी स्पाइसियर दी स्पाइस। इस कहावत का मतलब होता है अदरक जितनी ज्यादा पुरानी होती है उतनी ही ज्यादा उससे मसाला स्पाइसियर बनता है। इधर अब ये दोनों ही माँ बेटे एकदम डेडली लुक देते हुए स्वॉर्ड मेडन की तरफ घूरने लगते हैं। मदर कहती है, आ जाओ, इसे यहाँ से लेके जाओ और अपने ओल्ड एंसेस्टर को डिलीवर कर दो। ये सुनकर उसका बेटा भी एकदम डरावने तरीके से हंसने लग जाता है, पर इन्हें नहीं पता कि स्वॉर्ड मेडन को इनकी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर सुनाई देती जा रही हैं। और अपने ही माँ और भाई से ये डरावने शब्द सुनने के बाद लिंगर का तो मानो दिल ही टूट चुका था। उसे एक बहुत जोर का सदमा लगा था, उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। पर बदकिस्मती से इसी सीन के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो जाने से पहले इसको लाइक कर देना और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हाइप करना। कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा, अपना अपना ओपिनियन शेयर करते रहना। वैसे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर तुम्हें कोई अच्छी सीरीज को रिकमेंड करना है या मुझसे कोई बातचीत करनी है तो वहाँ पर तुम मुझे फॉलो कर लेना। मैं वहाँ पर अच्छा खासा टाइम एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पर हम बातचीत भी कर सकते हैं। इसका अगला चैप्टर आएगा अगले वेडनेसडे को, जैसे अगला चैप्टर आएगा वैसे ही मैं बना के डाल दूंगा। तब तक के लिए इंतजार करो, अब हम मिलेंगे तुमसे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।